दोस्तों, आज संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, भारतीय संविधान के स्रोत यानी भारत का जो संविधान है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो संविधान लिखा गया, उस संविधान में कौन सा प्रावधान कहां से लिया गया, इसकी चर्चा हम आज की क्लास में करेंगे। जैसे कि हम मुख्य रूप से 3 स्रोत है, भारतीय संविधान के 3 स्रोत है, 3 जगह से, मुख्यतः 3 जगह से भारतीय संविधान में सभी अनुच्छेद और प्रावधान लिए गए, जिसमें सबसे पहला है, बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा, पूर्व में पारित किए गए अधिनियम। हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और अंग्रेज बहुत से अधिनियम पारित किए, बहुत से कानून बनाए, जिनसे हम लेकर के भारतीय संविधान में लिखे। भारतीय संविधान में हम पूर्व में पारित किए गए अधिनियम से लेकर के लिखे हैं। जैसे पहला है, इसमें सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है भारतीय शासन अधिनियम 1919 और 1935 का। बात करें दोस्तों, तो सबसे अधिक अगर भारतीय संविधान में कहीं से लेकर लिखा गया है तो वो है भारतीय शासन अधिनियम 1935। सबसे अधिक प्रावधान भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लेकर के भारतीय संविधान में रखा गया। इसके बाद दूसरा स्रोत है संविधान सभा में हुई चर्चाएं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान केवल लिखा नहीं गया, संविधान लिखने से पहले बहुत सी बातों पर हमारे संविधान वेता, हमारे संविधान सभा में चर्चा होती थी। क्योंकि संविधान सभा विद्वानों की सभा थी, वो लोग चर्चा करते थे और उन चर्चाओं में जो प्रावधान निकल जाते थे, उन प्रावधानों को भी संविधान में लिखने का कार्य किया गया। तो हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे आपस में चर्चा किए और उन चर्चाओं से निकले हुए प्रावधान, निकली हुई प्रणालियों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसके बाद तीसरी स्रोत है विदेशों के संविधान से। विदेशों के संविधान से भी बहुत सारी बातें लिख करके हमारे संविधान में लिखी गई। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे संविधान सभा के सदस्य लोग 60 देशों के संविधान पढ़ने के बाद हमारे संविधान की रचना की और 60 देशों के संविधान को पढ़े और उन 60 देशों के संविधान में जहां जिस देश से जो अच्छा लगा उन सभी को लेकर के भारतीय संविधान में लिखने का काम किए। तो एक एक करके हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण देशों को जहां से प्रश्न रहते हैं परीक्षा में, उन देशों को देखेंगे कि किन देशों से क्या लिया गया है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटेन के संविधान। चूंकि ब्रिटेन के संविधान से इसलिए पहले देख रहे हैं कि ब्रिटेन ही हमारे देश पर शासन कर रहा था, तो ब्रिटेन के संविधान से तो लिए ही हैं, बहुत सारा प्रावधान लिए हैं, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट है उसको आप सबके सामने रख रहे हैं। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन को लिए गया है। संसदीय शासन व्यवस्था, जैसा कि भारत में आपको मालूम है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, तो संसदीय शासन प्रणाली को हम ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, भारत में संसदों को विशेष प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, जैसे कानून बनाना, संविधान में संशोधन करना आदि कई कार्यों को, कई विशेष प्रकार के अधिकार भारतीय संसद को दिया गया है। और ये भारतीय संसद को बहुत से प्रकार के जो अधिकार दिए गए हैं वो हम ब्रिटेन के संविधान से लिए। विधि या कानून निर्माण की प्रक्रिया, हमारी संसद जो विधि बनाती है, जो कानून बनाती है, जो संविधान में संशोधन करती है, विशेष करके जो विधि और कानून बनाने का प्रक्रिया है, जो जिसके अकॉर्डिंग हमारी संसद, हमारी विधायिका संविधान कानून बनाने का काम करती है, वो भी हम ब्रिटेन के संविधान से लिए। यानी ब्रिटेन से लेकर के हम अपने संविधान में शामिल किए हैं कि हमारे देश में नया कानून कैसे बनेगा, संसद कैसे बनाएगी। प्रधानमंत्री का पद, हम जानते हैं कि हमारे
भारत में प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल की धुरी होते हैं, वास्तविक प्रधान होते हैं देश का। तो प्रधानमंत्री का जो पद है वो ब्रिटेन से लिया गया है, क्योंकि ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होते हैं। ठीक उसी प्रकार से भारत में भी प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होते हैं। तो वास्तविक प्रधान के रूप में हम प्रधानमंत्री के जो पद लिए हैं वो ब्रिटेन से लिए। आगे देखते हैं ब्रिटेन से क्या लिए हैं। संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति। भारत के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति का जो पद लिया गया है संवैधानिक प्रमुख के रूप में वो ब्रिटेन से लिए है, क्योंकि ब्रिटेन में भी संवैधानिक प्रधान आपको राजा होते हैं, लेकिन राजा का जो पद है वह वंशानुगत है, इसलिए ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है, केवल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लेकिन भारत में लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, यानी गणतंत्र को अपनाया गया है। जो 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था, तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया, यानी राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रधान बनाया गया और राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रधान बनाने की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन के संविधान से है। आगे देखते हैं। विधि निर्माण तो बता ही दिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन और राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है, वो भी हम ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। द्विसदनीय व्यवस्था, हमारे संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा जिसे निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं। ये 2 सदनीय व्यवस्था जो है वो हम ब्रिटेन के संविधान से लिए। आगे, एकल नागरिकता, देश में एकता बनी रहे इसलिए पूरे भारत में, चाहे आप अमेरिका में, चाहे आप बिहार में रहते हो, उत्तर प्रदेश में रहते हो, आंध्र प्रदेश में रहते हो, मध्य प्रदेश में रहते हो, 2800 राज्य में से जहां भी रहते हो, चाहे किसी केंद्र शासित प्रदेश में रहते हो, यानी भारत के सीमा के अंदर अगर आप रहते हैं, आपको नागरिकता मिली है तो आप भारत के नागरिक हैं, ना कि कोई क्षेत्रीय नागरिक है। यानी भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया और एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो हम लिए हैं ब्रिटेन के संविधान से। आगे देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या लिए हम। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसी किसी किताब में आपको मिलेगा कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, कोई विशेष अंतर नहीं है। लोकसभा संसद का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी लोकसभा के सदस्य जो संसद होते हैं, हमारे संसद लोग मंत्रियों से क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछते हैं और उन सभी प्रश्नों का जवाब मंत्रियों को देना पड़ता है। यानी मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह जो प्रक्रिया है मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना, यह हम ब्रिटेन के संविधान से लिए। आगे अब देखेंगे हम कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया। तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में है। तो अनुच्छेद 12 से 35 में जो मौलिक अधिकार दिया गया है, आखिर वो कहां से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लेकर के मौलिक अधिकार लिखा गया। उपराष्ट्रपति का पद हम अमेरिका के संविधान से लिए हैं। उपराष्ट्रपति का पद भी हम अमेरिका के संविधान से लिए हैं। लिखित संविधान, क्योंकि अमेरिका का सबसे पहला लिखित संविधान है जिसे मैकफरसन और जैफरसन के द्वारा लिखा गया था, और उसी संविधान से हम लिए लिखित संविधान। तो लिखित संविधान, भारत में भी लिखित संविधान है जिसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया था। तो हम लिखित संविधान जो है वो प्रक्रिया हम अमेरिका के संविधान से लिए। महाभियोग, राष्ट्रपति अगर संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है, किसी पड़ोसी देश से दोस्ती कर लेता है या फिर देश के साथ गद्दारी करता है, ऐसी परिस्थितियों में अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो लिखा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 61 में लिखा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। महाभियोग को हम समझाएंगे, एक क्लास बनाएंगे इस पे। तो महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो हम अमेरिका के संविधान से लिए हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, किसी भी निकाय का वो गुलाम नहीं है, किसी भी निकाय, कोई भी निकाय उसे प्रभावित नहीं करती है, यानी अपने इच्छानुसार फैसला नहीं सुनवा सकती है।
तो भारत में जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र भी है और प्लस निष्पक्ष भी है। यह प्रक्रिया भी हम अमेरिका के ही संविधान से लिए और अमेरिका के संविधान से क्या लिए हैं? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। अगर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, जैसा कि आपको मालूम है कि सर्वोच्च न्यायालय 1 है, उच्च न्यायालय 25 है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अगर हटाना हो तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी हम कहां से लिए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सदस्य होना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सदस्य होते हैं और यह प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। आगे देखते हैं, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। यह भी एक अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार से अलग अधिकार है। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत वे सभी अधिकार रखे गए हैं जो अधिकार सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार जहिया सक्षम होगी, जब भी सक्षम होगी वो जनता को प्रदान करेगी। यानी यह अधिकार अवाद योग्य है, इसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकता। जबकि आपको मौलिक अधिकार के लिए आदमी न्यायालय में जा सकता है, जनता न्यायालय में जा सकती है मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग। लेकिन नीति निर्देशक तत्व में वैसे अधिकार दिए गए हैं जिसके लिए जनता न्यायालय में नहीं जा सकती। जब सरकार सक्षम होगी, सरकार के पास पैसा आ जाएगी, सरकार के पास सामर्थ्य हो जाएगा, तो वो अपने नागरिकों को प्रदान करेगी। तो ये नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और ये 12 सदस्यों को मनोनीत करने की जो प्रणाली है वो आयरलैंड के ही संविधान से हम लोग अपनाए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। तो यह राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है एकल संक्रमणीय पद्धति, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भी हम आयरलैंड के ही संविधान से लिए गए। जापान के संविधान से क्या लिए हैं? तो जापान के संविधान से अनुच्छेदों का प्रावधान लिए हैं। यानी 395 अनुच्छेद पहले थे, अब 470 हो गए हैं। संविधान में अनेकों प्रकार से संशोधन हुआ है और संशोधन करने के बाद अनुच्छेदों की संख्या बढ़ी है, जिसे सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी करके संविधान के उन 395 अनुच्छेदों के अंतर्गत जोड़ा गया है। यानी हम सीरियल से अगर देखें, क्रमबद्ध रूप से देखें, तो 395 अनुच्छेद ही है, जिसे बढ़ाकर 4। तो अनुच्छेदों की जो आपको प्रावधान है वो हम जापान के संविधान से लिए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी हम जापान के संविधान से लिए। फ्रांस के संविधान से क्या लिए हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत। भारत में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को अपनाया गया है और ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को हम लिए हैं कहां से? तो आपको फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अपनाए हैं। इसके अलावा कनाडा के संविधान से हम संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए हैं। भारत में हालांकि अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था है, क्योंकि कुछ लक्षण एकात्मक के हैं, कुछ लक्षण संघात्मक के हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण है जैसे एकीकृत न्यायपालिका और इकहरी नागरिकता। संघात्मक शासन व्यवस्था के भी कई लक्षण हैं, जैसे दोहरी सरकार, दोहरी न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका, लिखित संविधान। ये सब संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण है। अगर हम गौर करते हैं संविधान पर तो पाते हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण कम है, संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण अधिक है। इसलिए इसको अर्ध संघात्मक तो कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं जैसे 10वीं की किताब में आप देखिएगा तो संघात्मक लिख दिया है। वजह यही है। दूसरा बात यह है कि जो शक्तियों का विभाजन हुआ है उसमें सबसे अधिक शक्तिशाली केंद्र सरकार को बनाया गया है। आगे देखेंगे, संघात्मक शासन व्यवस्था के अलावा केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, यह भी हम कनाडा के संविधान से लिए। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में, जो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में की गई है, जिसमें 3 सूचियां बनाई गई हैं। संघ सूची, जिस पे अधिकार है केंद्र सरकार का, संघ सरकार का।
राज्य सूची जिस पे अधिकार है राज्य सरकार का, समवर्ती सूची जिस पे अधिकार दोनों का है लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार की बात मानी जाती है। तो ये जो शक्तियों का लिखित रूप से बंटवारा किया गया है भारत में, तो शक्तियों का दोनों सरकारों के बीच, संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच जो बंटवारा किया गया है वह भी हम लिए हैं आपको कनाडा के संविधान से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, हर राज्य में राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं और वो राज्यपाल राज्यों में राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो ली गई है आपको कनाडा के संविधान से। और रूस के संविधान से भी बहुत कुछ लिया गया है, जैसे रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना आदि लिया गया है। रूस के संविधान से कानून के समान संरक्षण लिया गया है। अमेरिका के संविधान से कानून के समक्ष समानता लिया गया है। और भी देशों से संविधान में अपना लेकर लिखा गया है। कनाडा के संविधान से अब देखते हैं कि कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन व्यवस्था को लिया गया है, यानी भारत में अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ साथ संघात्मक की तरफ अधिक झुकाव है। यानी कनाडा से जो संघात्मक शासन व्यवस्था के जो प्रणालियां है, जो विशेषताएं हैं, वो हम कनाडा से लेने का काम किए। कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन व्यवस्था को लिए एवं केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। संविधान के अनुसूची 7 में 3 सूचियों के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। जैसे पहला है, 3 सूचियों में पहला है संघ सूची जिसपे केंद्र सरकार का अधिकार है। दूसरी है राज्य सूची जिसपे राज्य सरकार का अधिकार है और तीसरा है समवर्ती सूची जिसपे दोनों का अधिकार है। लेकिन विवादास्पद की स्थिति में अगर दोनों सरकारों के बीच विवाद की स्थिति आ जाती है तो उस परिस्थिति में केंद्र सरकार की बात मान ली जाती है और राज्य सरकार को पीछे हटना पड़ता है। तो ये शक्तियों का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो हम लिए हैं कनाडा के संविधान से लिए। कनाडा के संविधान से केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। अर्ध संघात्मक स्वरूप, भारत में अभी हम बताए कि संघात्मक के साथ साथ अर्ध संघात्मक स्वरूप है, माने संघात्मक के भी लक्षण है और एकात्मक के भी लक्षण है। संघात्मक के थोड़ा ज्यादा लक्षण है, एकात्मक के कम है। तो दोनों के लक्षण पाए जाने के कारण दोनों विशेषताएं हैं। संघात्मक की विशेषताएं हैं जैसे दोहरी सरकार केंद्र में और राज्य में, सर्वोच्च न्यायपालिका, लिखित संविधान इत्यादि संघात्मक के लक्षण है। एकात्मक के क्या लक्षण है? एकीकृत न्यायपालिका, इकहरी नागरिकता इत्यादि। तो हम देख रहे हैं कि भारत में संघात्मक के भी लक्षण अपनाए गए और एकात्मक के भी। जो जो संघात्मक के लक्षण अच्छे थे उसको अपना लिया गया और जो जो एकात्मक के लक्षण थे उसको भी अपना लिया गया। इसलिए भारत न तो संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश रह गया और ना ही एकात्मक, अर्ध संघात्मक है। और ये अर्ध संघात्मक जो अपनाया गया वो भी कनाडा के संविधान से ही अर्ध संघात्मक का स्वरूप अपनाया गया। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां, मान लीजिए कि संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन तीनों में विषयों को शामिल किया गया है। संघ सूची पर केंद्र सरकार, राज्य सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर दोनों विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इन 3 सूचियों के अलावे कुछ विषय छूट गए हो जिसकी चर्चा इन तीनों सूचियों में नहीं हो, तो उसे अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। और अवशिष्ट शक्ति पर अधिकार जो है वो केंद्र सरकार का होता है। इन तीनों सूचियों में जो शक्तियां, जो विषय छूट गए हैं, संघ सूची में भी नहीं है, राज्य सूची में भी नहीं है, समवर्ती सूची में भी नहीं है, जो विषय छूट गए हैं, नहीं लिखा पाए हैं, वो अवशिष्ट शक्ति है, अवशिष्ट विषय है। और अवशिष्ट विषय पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। यह भी विषय हम कनाडा के ही संविधान से लिए हैं, अवशिष्ट शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है। जब भारतीय संविधान में हम देखते हैं अनुच्छेद 143,
तो अनुच्छेद 143 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राष्ट्रपति चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया जाने वाला सलाह, सर्वोच्च न्यायालय सलाह देता है राष्ट्रपति को। ये सलाह देने की जो प्रक्रिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में जो लिखा गया वो कनाडा के संविधान से लेकर के लिखा गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं रूस से क्या लिया गया है। तो भारतीय संविधान में रूस से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, जिसको बाद में जोड़ा गया, संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया। और संविधान में संशोधन करके जोड़ने के वजह से इसको अनुच्छेद 51A में रखा गया। जब भी अनुच्छेद के बाद सब्स क्लॉज A, B, C करके लिखा गया हो, या फिर खंड A, B, C खंड क, ख, ग करके लिखा गया हो, तो समझिएगा कि संशोधन के बाद लिखा गया है। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है वो रूस से लेकर लिखा गया, लेकिन बाद में संशोधन किया गया। संविधान लिखते समय मौलिक कर्तव्य नहीं लिखा गया, बाद में इसे जोड़ा गया, इसलिए इसको संविधान के अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया, भाग 4A में। भाग 4A में 51A में शामिल करने का मतलब ही हुआ कि इसको संशोधन करके जोड़ा गया, ना कि संविधान लिखते समय जोड़ा गया। इसके अलावा हम रूस से क्या लिए हैं? पंचवर्षीय योजना लिए हैं। जो पंचवर्षीय योजना बनता है, जैसा कि भारत में योजना आयोग का गठन किया गया, अब उस योजना आयोग को, वो योजना आयोग ने इतिहास का पन्ना हो गया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया उसको, उसके स्थान पर नीति आयोग। तो ये योजना बनाने का काम करता है, पंचवर्षीय योजना बनती है, और वो पंचवर्षीय योजना की जो प्रणाली है, जो व्यवस्था है, वो लिया गया है, हम रूस से लिए हैं। रूस से और क्या लिए हैं? कानून के समक्ष समानता लिए हैं, कानून का समान संरक्षण भी अमेरिका से लिए हैं। इसके अलावा जर्मनी से आपातकाल लिए हैं। आपातकाल, देश में कभी आपात आ जाए, कभी विपत्त आ जाए, समस्याएं आ जाए, तो राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 352 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जैसे संविधान संशोधन 44 जो हुआ, 44वां संविधान संशोधन, उससे पहले अनुच्छेद 352 में लिखा गया था कि अगर देश में अशांति होती है, बाहरी आक्रमण होता है, तो उस परिस्थिति में प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर देंगे। लेकिन संविधान में 44वां संविधान संशोधन हुआ और 44वां संविधान संशोधन के बाद यह निश्चित कर दिया गया कि अब आंतरिक अशांति पर आपातकाल नहीं लगेगा। अगर देश में सशस्त्र विद्रोह होता है, बाहरी आक्रमण होता है, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे। और प्रधानमंत्री के सलाह से नहीं, लिखित रूप से, प्रधानमंत्री अगर लिखित रूप से राष्ट्रपति को देंगे, तब राष्ट्रपति जाकर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। अभी तक भारत में 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। पहला आपातकाल लगा था 1962 में, जब भारत चीन युद्ध हुआ था। दूसरा आपातकाल लगा आपको भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, यानी 1971 में, और तीसरा आपातकाल लगा 1975 में। 2 आपातकाल इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लगा, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, और एक आपातकाल नेहरू जी के समय लगा, 1962 वाला नेहरू जी के समय में लगा। तो अब आपातकाल माने संविधान का अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकते हैं, लेकिन आपातकाल लागू कराने के लिए प्रधानमंत्री को लिखित रूप से राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। और कब लिखित रूप से देंगे और कब आपातकाल लगेगा? जब देश में सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, यानी लोग हथियार से लड़ रहे हो, या बाहरी आक्रमण हो गया हो, कोई देश आक्रमण कर दिया हो, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, संविधान के अनुच्छेद 352।